welcome to the very last lecture of this chapter, the French Revolution. We almost completed 90% of the chapter और rest 10% अपन इस lecture के अंदर खत्म कर देंगे. Clear? So let's start this lecture और इस lecture के अंदर हम जो topic start करने वाले हैं that is the revolution and everyday life. Students, अब यहाँ से जो भी हमारे टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके अंदर से 1 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्लियर? सो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर क्या बोला गया, द रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ. बेसिकली इस टॉपिक के अंदर अपने को ये पढ़ना है कि लाइफ आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1789 के 1789 का जो रिवोल्यूशन था, कौन सा रिवोल्यूशन था स्टूडेंट्स? यहाँ पर अपन तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया रिवोल्यूशन ऑफ 1789. फ्रेंच रिवोल्यूशन को ही द रिवोल्यूशन ऑफ 1789 भी कहा जाता है. क्लियर? सो यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि लाइफ आफ्टर के वहां पर जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ में क्या चेंजेस है, कब? आफ्टर 1789. व्हाट वाज द मेन या बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम? स्टूडेंट, यहाँ पर 1 मार्कर्स के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज ओल्ड रिजिम. ओल्ड रिजिम का मतलब ये होता है कि लाइफ या फिर फ्रांस की जो सोसाइटी बिफोर 1789. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिजिम, तो आप सिंपली एक आंसर दे सकते हो, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. इस चीज को क्या बोला जाता है? ओल्ड रिजिम. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओल्ड रिजिम. ओल्ड रिजिम का मतलब क्या हुआ कि फ्रांस की सोसाइटी बिफोर 1780. स्टूडेंट्स, जो मेन चेंज आया था वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यहाँ पर अपन देख रहे हैं एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. स्टूडेंट्स, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मूवीज होती हैं, ठीक है, उन मूवीज के अंदर कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो आप लोग नहीं देख सकते बिकॉज वो सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी उन सीन्स को कट कर दिया होता है. वो कैसे सीन्स होते हैं? वो वाले सीन्स होते हैं. क्लियर? लेकिन आजकल के लोग इतने स्मार्ट है कि कहीं से भी वो कुछ ना कुछ डाउनलोड करके ऐसी सारी की सारी चीजें देख लेते हैं. सो उस टाइम पे फ्रांस के अंदर मूवीज तो हुआ नहीं करती थी, तो सेंसरशिप किसके ऊपर लगती थी? न्यूज़पेपर्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, पैम्फलेट्स के ऊपर और प्रिंटेड पिक्चर्स के ऊपर. ये कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनके ऊपर क्या लगी जाती थी? सेंसरशिप को इंप्लीमेंट किया जाता था. क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, जब लुइस 16 था ना, तो उस टाइम पे क्या होता था कि किसी भी पर्सन को जो भी छापना है या जो भी प्रिंट करना है तो पहले उसको किंग के जो सेंसर्स थे उसको दिखाना पड़ता था. अगर किंग के जो सेंसर्स थे वो उसको अप्रूव कर लेते तो ही वो बुक फ्रांस के अंदर या तो ही वो जो चीज थी वो प्रिंट हो पाती थी. पर जैसे ही ये सारी की सारी चीजें या मतलब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ आफ्टर 1789, तो यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर सेंसरशिप को ही एबॉलिश कर दिया गया. मतलब जिसको जो छापना हो, जिसको जो करना हो, अब वो लोग सारी की सारी चीजें कर सकते हैं. क्लियर? सो यही सारी चीजें देखनी है अपने को इस लेक्चर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. The Declaration of the Rights of Man and Citizens proclaimed. मतलब स्टूडेंट्स 1789 के बाद में, 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए थे. उनमें से एक चेंज ये भी था कि फ्रांस के जो सिटीजन्स थे, यहाँ पे द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब कि फ्रांस के जो सिटीजन्स थे उनको एक राइट दिया गया था और वो राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इंडिया के अंदर जिसको एक बेसिक या एक फंडामेंटल राइट माना जाता है. इसका मतलब कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अगर आपके मन में कुछ है या आप लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है. इसी चीज को बोलते हैं राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. राइट टू स्पीच का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो.
क्लियर स्टूडेंट्स? पर इसका ये मतलब नहीं कि रनिंग क्लास के अंदर आप बीच में खड़े होके कुछ भी बोलो, क्लियर? सो ये ऐसे नहीं होता है, क्लियर? यहाँ से आपको पता चल गया होगा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, क्लियर? सो जिस चीज की वजह से यहाँ पर क्या होता है, फ्रांस के लोगों को ये राइट प्रोवाइड किए गए थे और इस राइट को क्या कंसिडर कर दिया था, नेचुरल राइट, मतलब हर एक पर्सन का फंडामेंटल या बेसिक राइट क्या होना चाहिए फ्रांस के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, पैम्फलेट्स एंड प्रिंटेड पेपर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस सेंसरशिप के बारे में अपन बात कर रहे हैं ये किन चीजों के ऊपर लगा करती थी, न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्फलेट्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स के ऊपर। पर अब क्या हुआ, अब तो सेंसरशिप तो ऑलरेडी एबॉलिश हो चुकी है, ठीक है? सो अब जिसको जो छापना था, जो प्रिंट करना था वो कर सकते थे। सो इसका इम्पैक्ट क्या है फ्रांस के ऊपर, कि फ्रांस के जो टाउन्स थे, flooded the towns of France, discussed the ideas and events happened in the France। स्टूडेंट, फ्रांस के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे पैम्फलेट, प्रिंटेड पिक्चर्स आने लग गई और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी जाती थी कि What were the events happened in France, मतलब फ्रांस के अंदर जो भी चीजें हुई, 14 जुलाई 1789, बेस्टाइल, ठीक है, उसके बाद स्टेट जनरल की मीटिंग, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर, रेन ऑफ टेरर, इन सारी की सारी चीजों के बारे में लिखा जाता था। कहाँ पर? न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्फलेट्स, मतलब फ्रांस के अंदर जितना भी प्रिंटेड जो भी कुछ था ना, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी जाती थी, किसके बारे में? इवेंट्स हैपेंड इन फ्रांस, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। The revolution of 1789 मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन provided the ideas of liberty and freedom। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क के लिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कौन से आइडियाज को प्रोवाइड किया? लिबर्टी एंड फ्रीडम। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मतलब कि अगर लिबर्टी या फिर फ्रीडम के जो आइडियाज वो पूरे के पूरे यूरोप और यूरोप के बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो मिले वो किसकी वजह से मिले? उसका बेस क्या था? दैट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये इस इंसान के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं जो घोड़ों से व्हीली मारता था। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट देख लेते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर मतलब मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर की गवर्नमेंट या फिर जैकोबिन की गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़ा था कि रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी आई थी, मतलब जो प्रीवियस एपिसोड्स में अपन ने देखा था कि वो 5 डायरेक्टर्स थे, वो काउंसिल के मेंबर्स के साथ झगड़ते थे और ये सारी चीजें, जिनकी वजह से क्या हुआ, एक इंस्टेबिलिटी आई। और ये जो इंस्टेबिलिटी थी वो कैसी थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्टे को फ्रांस के अंदर एंट्री मिल गई थी। क्लियर? इन 1804, कब? 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्टे ने 1804 के अंदर अपने आप को फ्रांस का हेड, सुपीरियर, एम्परर कंसिडर कर दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। He conquered many neighboring countries and placed members of his family on the crown। अब नेपोलियन ने क्या किया? आजू बाजू की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद में उन कंट्रीज को कैप्चर कर लिया और उन लेवल की जो पोजीशन थी उनके ऊपर किसको बिठाया? मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। मतलब सबसे पहले इसने नेबरिंग कंट्री के ऊपर अटैक किया, उनको फ्रांस की कॉलोनी बनाया और उनकी जो टॉप लेवल की पोजीशन थी वो किसको दे दी? इसके खुद के फैमिली मेंबर्स को। क्लियर? आगे चलते हैं। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्या? एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का मतलब यहाँ पर कि नेपोलियन ने क्या बोला कि अब मैं यूरोप को मॉडर्न बनाऊंगा, मतलब नए लॉस को इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजों को लेकर आएंगे। ऐसा नेपोलियन ने किया भी। बाद में देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू लॉज। नेपोलियन ने बहुत सारे नए लॉस को इम्प्लीमेंट किया, जिनमें से एक था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को लाने वाला कौन? नेपोलियन बोनापार्टे।
इस राइट के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको उस प्रॉपर्टी से कोई भी नहीं निकाल सकता। ऐसा लॉ कौन लेकर आया था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। इनिशियली मैनी वेलकम्ड नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को लिबरेटर कंसिडर किया और नेपोलियन को सुपीरियर माना। क्यों? बिकॉज नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे कॉमन पीपल के लिए। सो इसीलिए कॉमन पीपल किसके फेवर में थे? नेपोलियन के फेवर में। क्लियर स्टूडेंट्स, पर फाइनली he was defeated in the battle of Waterloo in 1815। वन मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि नेपोलियन कौन से बैटल के अंदर डिफीट हुई उसकी? 1815 के अंदर। वो नेपोलियन की कैसे डिफीट हुई थी? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। शायद ये राज भी इसी के साथ चला। पर जिसने भी नेपोलियन बोनापार्टे को मारा, अपन सब उनको थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज अगर नहीं मारा होता तो अपने को कोई आइडिया नहीं है कि ये चैप्टर और कितना लंबा चल सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दिस वाज ऑल अबाउट द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। क्लियर। अब यहाँ पर अपन ने देखा नेपोलियन की अच्छी बातें देखी कि नेपोलियन ने पीपल के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी थी। अब उसने अब ऐसा तो नहीं, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है। सो नेपोलियन की जो खराब बातें हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप लोग 10th में आ जाओगे। क्लियर। सो फिलहाल तो हम चलते हैं द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट, इस टॉपिक से अपने को ये पता चलेगा कि क्यों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और क्यों से एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Is that clear? So let's start. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. स्टूडेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही आइडियाज प्रोवाइड किए हैं किसके? लिबर्टी के। लिबर्टी मतलब क्या हुआ? फ्रीडम। मतलब जैसे वहां के लोगों ने एक साथ मिलके क्या किया था? उनकी गवर्नमेंट को ओपोज किया था और उसके बाद उनको क्या मिला? फ्रीडम मिला। इज दैट क्लियर? अब चाहे वो लुइस 16 के अगेंस्ट हो या फिर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के अगेंस्ट हो। इज दैट क्लियर? सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कौन सा आइडियाज प्रोवाइड किए? फ्रीडम के या फिर लिबर्टी के, और साथ साथ में डेमोक्रेटिक राइट्स। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक राइट का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक राइट्स जो हर एक सिटीजन को मिलने ही चाहिए उस कंट्री के अंदर। क्लियर। और फ्रांस के अंदर भी जो अपन ने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, तो ये सारे के सारे कौन से राइट्स हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स। क्लियर। वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी, मतलब ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो किसने प्रोवाइड की हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसीलिए स्टूडेंट्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसने बहुत सारे वेरियस राइट्स प्रोवाइड किए हैं किसको? पूरे के पूरे वर्ल्ड को। क्लियर। आगे चलते हैं। द आइडियाज वर स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। स्टूडेंट्स, जैसे ही फ्रांस के अंदर ये सारी की सारी चीजें हुई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसके अंदर जो भी चीजें इन्होंने की, इनके जो आइडियाज थे ये फ्रांस से फैले और फ्रांस से फैल के कहां पर गए? पूरे के पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में। और फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप के बाद इन आइडियाज को किसने अडॉप्ट किया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। कब? 19th सेंचुरी के अंदर। क्लियर। आज की डेट के अंदर जो डेमोक्रेसी जो टिकी हुई है, ये डेमोक्रेसी जिन फैक्ट्स जिन आइडियाज के ऊपर रिलाई करती है, ये सारी की सारी चीजें किसने प्रोवाइड की है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? आगे चलते हैं। लेटर द सेम आइडियाज मतलब कौन से? लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के। ये आइडियाज किसने अडॉप्ट किए? इंडियन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगलर्स, मतलब जिन लोगों ने अपने इंडिया के लिए फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था वो लोग। ठीक है। और वो कौन थे? टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको यहाँ से? सो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज टोटली कंप्लीटेड, और इसी के साथ अपन भी इस चैप्टर की करते हैं